हाँ, इस पर काला जादू तो किया है और उसे मिर्गी के दौरे आने लगे। उसे लगता कि शायद कोई तो इलाज होगा। लो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। आज की स्टोरी देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक होता है। ये स्टोरी जिस पर बनी है उसकी 4 साल पहले डेथ भी हो चुकी है, लेकिन उनके मरते दम तक उनके ऊपर जो काला जादू किया गया था वो खत्म ही नहीं हुआ। वो बहुत जगह पर इसके लिए घूमे, लेकिन उन्हें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने हर मंदिर का दरवाजा खटखटाया, हर तांत्रिक के पास गए, लेकिन उसका कोई तोड़ नहीं मिल पाया। तो आइए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। मंगतराम अपने छोटे से गांव में 20 एकड़ के जमींदार थे। उनके खेत के पास ही एक नहर गुजरती थी जो उनके खेत का पालन पोषण करती थी। उनकी सिंचाई का वही साधन था। हालांकि वो अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। उनका एक लड़का भी था जो कि अभी 7 साल का ही था, जिसे स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो सिर्फ अपनी गाय भैंसों को खेतों में चराने के लिए जाता। उनके घर में वो सिर्फ दोनों पिता पुत्र ही रहते थे। मंगतराम की पत्नी का देहांत उनके बेटे सूरज को जन्म देते वक्त हो गया था। मंगतराम ने सूरज का पालन पोषण बहुत ही मुश्किलों और कष्ट से किया था, क्योंकि वो अकेला ही था जो अपनी खेतीबाड़ी को भी देखता और अपने बेटे को भी पालता। हालांकि अब सूरज 7 साल का हो गया था और वो अपने आस पड़ोस वाले लोगों के साथ अपनी गाय भैंसों को खेतों में चराने के लिए जाता। सूरज अपना खाना घर से ही लेकर जाता और वहीं आसपास के ग्वालों के साथ बैठकर खाता। उसका स्वभाव बहुत ही नटखट था और आसपास के लोग उसे पसंद भी करते थे। उसके साथ मजाक और ठिठोलियां करते। एक दिन सूरज अपने घर से खाना लेकर जाता है और वहीं ग्वालों के साथ खाता है। अभी जो ग्वाले थे वो इधर उधर अपनी भैंसों को इकट्ठा कर रहे थे। दोपहर का वक्त था ताकि वो भी छांव में खड़ी हो सके। सूरज वहीं पर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं पर उसकी भैंसें खड़ी थी। तभी उसकी अचानक आंख खुली। एक औरत उसके पास आई और बोली, बेटा एक बार खड़ा होना। तो सूरज खड़ा होता है अपनी आंखों को मसलते हुए और ऊपर देखता है तो एक लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी जो कि सूरज के हाथ में एक बर्तन पकड़ाती है। हमने आज खीर बनाई है, लो खा लो। सूरज बोलता है कि मेरे साथ वाले यहीं आसपास ही हैं, अगर आप कहो तो मैं उनको भी बुला लूं। तो वो औरत बोलती है कि नहीं, इसमें इतनी नहीं है, हम यहीं पास में काम कर रहे थे तो इसमें थोड़ी खीर बच गई, लो बेटा तुम भी खा लो। सूरज के मुंह में पानी आ जाता है जब वो खीर का नाम सुनता है और वो झट से चट कर जाता है और वो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो औरत चली जाती है। तभी उसे अचानक गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उधर शाम को ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि सूरज घर नहीं पहुंचा था। सूरज के पिता को चिंता हो रही थी और वो जो उसके साथ जो ग्वाले जाते थे उनसे पूछता है कि सूरज कहाँ रह गया, तुम उन्हें साथ लेकर नहीं आए। तो वो बोलते हैं कि वो आज दूसरी तरफ अपनी भैंसों को चरा रहा था और वो दोपहर से हमें दिखाई भी नहीं दिया है। मंगतराम को चिंता होने लगी और वो घर में इधर उधर चक्कर काट रहा था। कभी छोटा काम करता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। वो अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सूरज ही उसका इकलौता फैमिली मेंबर था, उसके अलावा कोई नहीं था। अब शाम के टाइम अगर सूरज लेट हो जाता तो उसके पिता को चिंता होने लगती और ऐसा ही इस दिन हो रहा था। तभी अचानक उनकी भैंसें और गाय आती दिखाई दी और मंगतराम को एकदम से खुशी हुई कि लो चलो सूरज भी आ गया। लेकिन धीरे धीरे सारी भैंसें और गाय आ जाते हैं लेकिन सूरज नहीं आता। अब उसका पिता और ज्यादा घबरा जाता है। वो सीधा उसके साथ वाले ग्वाले के घर जाता है और बोलता है कि हमारी गाय और भैंसें आ गई हैं लेकिन अभी तक सूरज नहीं आया। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम उन खेतों के पास चलेंगे। वो अपने साथ वाले 4-5 ग्वालों को लेकर खेतों के पास चलता है। जैसे ही मंगतराम ग्वालों के साथ ढूंढते ढूंढते उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि सूरज पीपल के पेड़ के नीचे ही बेहोश पड़ा था
और मंगतराम देखते ही खुद जैसे अधमरा हो गया हो, जैसे किसी ने उस पर ही हमला बोल दिया हो। वो इतना घबरा गया, लेकिन साथ वाले उसे संभालते हैं कि अरे बेहोश ही तो हुआ है, और वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। और काफी देर मशक्कत करने के बाद सूरज की आंख खुलती है और वो बोलता है कि अंधेरा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद आई। और वो अपने पिता के गले लग जाता है। मंगतराम रोना चाहता था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने आप को मजबूत दिखाता हुआ उससे बोलता है कि अरे तुम इतनी देर कैसे कर दी। तो बोलता है कि मुझे ऐसे ही नींद आ गई। और मंगतराम उसे अपनी गोदी में उठाता है और उसे घर की तरफ ले चलता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते जाते हैं, उनकी लाइफ नॉर्मल ही चल रही थी। एक दिन सूरज शाम को अपने घर का छोटा मोटा काम ही कर रहा था। वो लगभग खाने बनाने की ही तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसके सर में कुछ अजीब सा दर्द हुआ और आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो वहीं पर ही बेसुध होकर गिर गया। तभी मंगत वहां पर आ जाता है और उसे अपनी गोदी में उठाकर सीधा वैद्य जी के घर पर लेकर जाता है। और वैद्य जी उसे देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये वैसे ही कमजोरी की वजह से आ गया। और उसे वो कुछ दवाइयां देता है और मंगत उसे लेकर घर आ जाता है। अब उसके साथ ये हर 2-3 दिन में लगातार होने लगा और अब तो वो काफी देर तक बेहोश रहता। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी सूरज छोटा बच्चा ही तो था। अब सूरज की हालत बद से बदतर होने लगी। वो रात को बेहोश हो जाता और उसे मिर्गी के दौरे आने लगे। अब ये देखकर मंगतराम बहुत ही घबरा गया। अब ये उसका रोज का काम हो गया था। वो उसे वैद्य के वहां लेकर जाता, दवाइयां दिलाता, लेकिन उसे कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे उसके पड़ोस में से एक आदमी बताता है कि तुम ऐसा करो, किसी तांत्रिक के पास जाओ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, शायद इसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये रात को चिल्ला रहा था कि मुझे ये भूत प्रेत का साया लगता है, तुम एक काम करो, किसी तांत्रिक से क्यों नहीं दिखा लेते। मंगतराम उसे कहता है कि क्या तुम अंधविश्वासों वाली बात कर रहे हो, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम आज भी वही पुराने जमाने वाली बात कर रहे हो। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और तुम आज भी तंत्र मंत्र में उलझे हुए हो। तो वो बताता है कि ऐसा ही हमारे मामा के गांव में एक आदमी के साथ हुआ था, उसे भी इससे निपटने में काफी समय लग गया था, तुम एक बार दिखा क्यों नहीं लेते। मंगतराम का मन तो नहीं मांग रहा था क्योंकि वो खुद अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था, लेकिन बात बेटे की थी, उसे इसके आगे झुकना पड़ जाता है और वो उसके कहने पर एक तांत्रिक के पास जाता है। तो तांत्रिक जैसे ही सूरज को देखता है तो वो बताता है कि हाँ, इस पर काला जादू तो किया है, लेकिन वो जिस लेवल का किया है वो बहुत ही ऊपर है और मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, आप किसी और के पास जाएं। लेकिन वो उसे एक ताबीज देता है कि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि ये कुछ दिनों तक ठीक रह सकता है, मैं इसे परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता, वो बाधा इसके पास नहीं आ सकती, लेकिन मैं उसे कब तक रोक पाऊंगा ये मैं भी नहीं बता सकता। मंगतराम मन ही मन में सोच रहा था कि शायद ये ढोंगी है जो अपने पैसे बनाने के लिए इस बात का बतंगड़ बना रहा है। हालांकि तांत्रिक ने इतने पैसे भी नहीं लिए थे मंगत से। वो अपने कुर्ते की जेब में वो ताबीज रखता है और सूरज को अपनी गोदी में लेता है और अपने पड़ोसी के साथ वहां से चल पड़ता है। अब दिन गुजरने लगे, सूरज की हालत में कुछ फर्क तो आ रहा था, लेकिन वो पहली जैसा नहीं हो रहा था। अब वो उसको एक ही सहारा लग रहा था कि क्यों ना इसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए। वो उसे एक बड़े हॉस्पिटल में भी भर्ती करवा देता है और उसके लिए उसे अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ जाती है और धीरे धीरे उसकी जमीन भी बिकने लगी
और काफ़ी दिन हो गए लेकिन सूरज की सेहत में कोई फ़र्क नहीं आया। और ऐसे करते करते काफ़ी साल निकल गए और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग उसे नए नए तांत्रिकों के बारे में बताते और वो सूरज को लेकर जगह जगह घूमता। उसे लगता कि शायद कोई तो इलाज होगा, कोई तो सूरज को ठीक करेगा, लेकिन हर जगह से उसे नाकामी हाथ लग। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और सूरज की हालत बद से बदतर हो गई। अब मंगत को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो थक हार कर सूरज को घर ही ले आता है और वो पड़ोसी कुदरती उसके घर पर आ जाता है और वो सूरज के हालचाल के बारे में पूछता है। तो मंगतराम रो पड़ता है और उसे सारी घटना बताता है। तो पड़ोसी बोलता है कि मैं तुम्हें उस तांत्रिक के पास लेकर गया था, क्या तुमने वो ताबीज उसे पहराया था? क्या उससे कुछ फर्क पड़ा? मैंने उस ताबीज को फेंक दिया था, लेकिन मैं उसके बाद और भी काफ़ी तांत्रिक महाराज और सिद्ध पुरुषों के पास गया, लेकिन हर कोई यही बताता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक तो किया है, लेकिन किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जगह जगह बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भी गया हूँ, कहीं पर भी मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। क्या तुम बता सकते हो? तो वो उसे फिर भी वही बात बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ उसी तांत्रिक के पास चलो, शायद हमें कुछ उपाय मिल जाए। और अगले ही दिन सूरज को लेकर मंगतराम अपने पड़ोसी के साथ उस तांत्रिक के पास जाता है। वो तांत्रिक से सारी बात बता देते हैं कि हमने इन पिछले 2 सालों में कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं और अपनी कितनी जमीन सूरज के पीछे गवा बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो वो तांत्रिक बताता है कि शायद उस टाइम तुम किसी अच्छे तांत्रिक के पास चले जाते तो शायद आज ये सूरज ठीक हो जाता, लेकिन अब ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब इसका इलाज किसी के पास नहीं है और अब ये ठीक भी नहीं हो सकता। ऐसा कहते ही तांत्रिक थोड़ी देर मौन धारण करता है, लेकिन मंगतराम के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई और वो बेहोश होते होते बचा। वो अपनी सुध बुध संभालते हुए तांत्रिक से दोबारा पूछने की कोशिश करता है कि अगर आप सूरज को ठीक करने का कोई उपाय बता दो तो मैं अपने आप को गिरवी रख दूंगा, अपनी घर जमीन जायदाद सब कुछ गिरवी रख दूंगा, लेकिन सूरज को बचा लूंगा। तो तांत्रिक उसे बताता है कि हर चीज धन माया पैसे से नहीं होता, कुछ चीज आध्यात्मिक भी होती है। अगर शायद तुम उस टाइम ही इतना सोच विचार कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। मंगतराम अपने हाथ नाकामी लेकर सूरज को घर लेकर जाता है। अब उसके लिए ये सब नॉर्मल हो गया था। उसको रात को मिर्गी के दौरे आते और वो बहुत जोरों से चिल्लाता, बहुत ही भयानक आवाज में। उसकी आवाज रात को काफी दूर तक सुनाई देती। अगर कोई अनजान आदमी भी उसे सुन लेता तो वो बहुत डर जाता। और जब भी उनके पड़ोस में कोई रिश्तेदार आता तो वो सब यही बोलते कि छत पर मत सोना, अगर रात को सूरज ने चिल्ली मारी तो ये डर के मारे वैसे ही मारे जाएंगे, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक थी, जैसे उसे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। अब तो उसकी हालत और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे ऐसे दौरे पड़ते कि उसे कई घंटों तक होश नहीं रहता। अगर उसके पिता उसकी देखभाल नहीं करते वो तो काफ़ी दिनों पहले ही मर जाता, लेकिन उसके पिता अब कब तक ये जिम्मेदारी उठाते। अब मंगतराम भी बूढ़े हो चुके थे और अब वो दिन आ गया जब मंगतराम ने भी अपनी अंतिम सांस गिनी। जिस दिन मंगतराम का देहांत हुआ उस दिन तो सूरज को होश भी नहीं था, वो तो वैसे ही अधमरा पड़ा था। अब सूरज दिन ब दिन इतना कमजोर हो गया था कि मानो उसके शरीर में जैसे मांस ही ना हो। अब सूरज अकेला रहता, कभी उसे खाना मिलता, कभी कोई पड़ोसी दे जाता, कभी वो भूखा रहता तो कभी वो खुद ही बना लेता, क्योंकि उसकी हालात भी ज़्यादातर खराब ही रहती थी। अब उसके पास ज़मीन भी बहुत कम बची थी, जो कि लगभग 1-2 एकड़ ही बची थी, जो कि पहले 20 एकड़ थी। लगभग 18 एकड़ ज़मीन तो सूरज की बीमारी में ही चली गई, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसका इलाज के दौरान उसे बहुत पैसे खर्च हो गए थे।
और कभी वो किसी तांत्रिक के पास जाता। हर कोई अपनी मुंह मांगी रकम मांगता। अब आस पड़ोस के लोगों के लिए आम हो गया था सूरज में रात को जो दौरे आते और वो जोर जोर से चिल्लाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सूरज रात भर चिल्लाता रहा, लेकिन आस पड़ोस से कोई भी निकलकर सामने नहीं आया कि उसे जाकर देख सके। और अगले दिन सूरज शांत था, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। ऐसे ही कुछ 2-3 दिन निकल गए, लेकिन अचानक से पड़ोस में से एक आदमी बोलता है कि 2-3 दिन हो गए, ना तो सूरज की आवाज आ रही है, ना कोई उनके घर जा रहा है। तो वो जैसे ही सूरज के घर जाकर देखता है तो सूरज मृत अवस्था में मिलता है, जो कि उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ था। जो देखने वाले लोग थे वो बता रहे थे कि सूरज की जो मौत है वो कई दिनों से भूखे प्यासे रहने से हो गई थी, क्योंकि उसे कई दिनों से लगातार दौरे पड़ रहे थे, लेकिन कोई उसे देखने के लिए नहीं आता और पता नहीं चला कि उसकी मौत भी कब हुई। और ये एक बहुत ही दुखी करने वाली बात है। अगर आपके पड़ोस में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे ऐसी मदद चाहिए, तो आप कृपया करके उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये एक रियल स्टोरी है जो हमें हमारे दोस्त ने कुछ दिन पहले बताई थी, क्योंकि ये उनके गांव की ही घटना है। धन्यवाद।